हेलो एवरीवन। तो आज मैं द वेट लिफ्टिंग फेरी किम बुक जू का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक में होती है जिसमें हम छोटे जूनयोंग को देखते हैं और यहाँ पर एक रनिंग टूर्नामेंट होने वाला था, जिसके बाद हमारे जूनयोंग के कुछ क्लासमेट उससे कह रहे थे कि अगर तुम फास्ट नहीं दौड़े तो तुम्हें काफ़ी मार पड़ेगी। और इसके बाद हमारा जूनयोंग अपनी जी जान लगा के दौड़ता है, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में, और इसकी वजह से हमारा जूनयोंग उस टूर्नामेंट में तो हार जाता है। जिसके बाद उसके क्लासमेट्स उसके पास आते हैं। वो कहते हैं कि जूनयोंग तुम कितने ज़्यादा डम हो कि तुम रॉन्ग डायरेक्शन में दौड़ गए और तुमने हमारी टीम को हरा दिया। जिसके बाद वो वाइपर से उसे डराने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हमारा जूनयोंग वैसे तो खिड़की पर ही बैठा हुआ था और तभी वो खिड़की से गिर जाता है एंड नीचे हमारी किम बुक जू खड़ी हुई थी, जो कि हमारे जूनयोंग को कैच कर लेती है, जिसकी वजह से उसे कोई भी चोट नहीं लगती। और इसके बाद दोनों बैठकर हंसने लगते हैं। एंड इसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम फिर से किम बुक जू और जूनयोंग को देखते हैं, जहाँ पर हमारे जूनयोंग को किम बुक जू की शक्ल देखकर वो सारा फ्लैशबैक याद आ जाता है और उसे सब कुछ याद आ जाता है कि ये वही लड़की है जिसने मुझे बचपन में बचाया था। और इसके बाद वो किम बुक जू को पूल से बाहर निकालता है और बाहर निकल के हमारी किम बुक जू से फिर से सॉरी बोलती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें वो बिना धुली हुई हैंडकरचीफ वापस चाहिए, तो उसके लिए सॉरी। और इसके बाद हमारा जूनयोंग उसे माफ़ कर देता है और वो उसे उसके पुराने निकनेम से बुलाता है, चप्स। और वो कहता है कि तुमने मुझे पहचाना, मैं वही लड़का हूँ जो कि उस दिन बचपन में टूर्नामेंट में रॉन्ग डायरेक्शन में दौड़ गया था। जहाँ पर हमारी जो किम बुक जू कहती है कि हाँ मुझे याद है कि तुम रॉन्ग डायरेक्शन में दौड़ गए थे। और वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा बड़े हो गए हो। और इसके बाद वो भागकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हमारा जूनयोंग तो उसे चप्स कहना बंद ही नहीं करता और सोचती है कि बंदा जिसको सारी बातें याद आ गई हैं अब मुझे ये यही नाम से बुलाएगा। और हमारी किम बुक जू अपनी दोनों फ्रेंड को ये बातें बता रही थी कि जूनयोंग उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है उसकी निकनेम लेकर के चप्स चप्स, जहाँ पर उसकी फ्रेंड्स बोलती हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा पॉपुलर बंदा तुम्हारे निकनेम से बुला रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और वो अभी ये बातें बता ही रही थी, तभी हमारा जूनयोंग ऊपर से टपक पड़ता है, ऊपर से खड़े खड़े बोलता है हे चप्स। और जब वो उसे इग्नोर करके जाने वाली थी तो वो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है कि तुम अच्छा हार्डवर्क कर रही हो, और फिर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद तो हमारा जूनयोंग किम बुक जू के पीछे ही पड़ जाता है और वो उसे जहाँ भी दिखती है वो उसे टीज करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और उसके निकनेम से बुलाना तो बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही हमारी किम बुक जू ऐसे ही घूम रही थी, तभी वहाँ पर हमारा जूनयोंग आ जाता है और वो उसे फिर से उसके निकनेम से बुलाता है। और यहाँ पर हमारी किम बुक जू कहती है कि मैं चप्स नहीं हूँ और मुझे इस नाम से बुलाना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और वो उसे अपने पास बुलाने लगती है और वो कहती है कि थोड़ा और पास आओ। जब हमारा जूनयोंग पास आता है तभी वो उसे अपने सिर से टक्कर मारती है। वो कहती है कि मैं लड़कों को मारने से भी नहीं छोड़ती, तो मुझसे चप्स कहना बंद कर दो। लेकिन जूनयोंग कहाँ मानने वाला था। उसके बाद वो वापस आती है और वो अपने फ्रेंड्स को ही बताती है, जहाँ पर उसकी दोनों फ्रेंड्स बोलती हैं कि देखो अगर तुम उस नाम से ज़्यादा चिढ़ोगी तो वो तुम्हें और चिढ़ाएगा। और वो कहती हैं कि तुम्हें तो भाई खुश होना चाहिए कि इतना ज़्यादा फेमस बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा है और वो तुम्हें तुम्हारे निकनेम से पुकारता है। और वो कहती है मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें लाइक करने लगा है। जहाँ हमारी किम बुक जू कहती है कि मैं कभी ऐसे बंदे को डेट नहीं करूँगी जो कि मुझे चप्स कहकर बुलाता है। एंड इसके बाद हम किम बुक जू को उसके डैड के रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ पर वो फूड डिलीवरी कर आई थी और अपने डैड से उसके अपने काम के पैसे मांगती है। और इस ड्रामे में हम गेस्ट रोल में ली जंग सुक को भी देखते हैं, जो कि हमारी किम बुक जू के डैड के रेस्टोरेंट में कस्टमर के रोल में दिखाई देते हैं। और इसके बाद हम जूनयोंग और उसके जूनियर्स के साथ देखते हैं, जहाँ पर उसके जूनियर्स उसके लॉन्ड्री के कपड़े उसके पास लेकर आते हैं, जहाँ पर हमारे जूनयोंग का फ्रेंड बोलता है कि क्यों ना अब कुछ टेस्टी खाना खाया जाए। और हमारा जूनयोंग उन सबको ट्रीट देने के लिए मान जाता है। और इसके बाद हम किम बुक जू और उसके डैड को देखते हैं, जहाँ पर हमारी बुक जू अपने डैड से पूछती है कि डैड वो आप ड्रेसिंग टेबल जो मेरे रूम में रखी है वो आप कहाँ से लाए हैं, कहीं स्ट्रीट पर से तो नहीं उठा लाए जैसा कि आप हर बार उठा लाते हो। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि नहीं मैं उसे स्ट्रीट पर से नहीं उठा कर लाया हूँ, वो मैंने खरीदी है। एंड जो हमारे जूनयोंग ने अपने खाने का ऑर्डर दिया था वो हमारे किम बुक जू के डैड के रेस्टोरेंट पर ही दिया था। जिसके बाद हमारी किम बुक जू उस फूड को डिलीवर करने के लिए जाती है और वो वहाँ पर जाकर उन सभी को खाना पकड़ाती है, जहाँ पर हमारा जूनयोंग
उसे देखकर सरप्राइज होता है और वो देखता है कि हमारी किम जो काफ़ी ज़्यादा थकी लग रही है और वो उससे कहता है कि तुम कुछ टाइम बैठ के रेस्ट करो, तब तक हम इसे टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है, तभी हम पे करेंगे। और हमारी किम जो को तो उसके पास बैठना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो वो कहती है कि ठीक है, आज की ट्रीट मेरी तरफ से, तुम्हें पैसे देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और हमारे जूनियों का आइडिया बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है। और जब वो जो जाने लगती है तो उसके पैसे वापस करने के लिए हमारा जूनियर उसके पीछे भागता है, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और हमारी किम जो तब तक जा चुकी थी। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसे रेस्टोरेंट पे उसके पैसे वापस करने के लिए जाना चाहिए, जिसके बाद वो लोकेशन ढूंढ के जैसे तैसे रेस्टोरेंट पे जाने लगता है। और जब वो रेस्टोरेंट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि ये रेस्टोरेंट उसके डैड का है ही है। और यहाँ पर हमारी किम जो अपने डैड को अभी अभी फूड डिलीवर किए हुए पैसे देती है, जबकि वो उसने अपने जेब से दिए थे, क्योंकि उसने तो पैसे लिए ही नहीं थे जूनियों से। और वो पैसे अपने डैड को दे देती है। वो कहती है कि डैड, उन्होंने कैश पे किए थे, इसलिए मैं आपको कैश ही दे रही हूँ। और हमारा जूनियर उसे देखकर कहता है कि सच में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल डॉटर है, और वो वहीं पर छुप जाता है और किसी को भी पता चलने नहीं देता कि वो यहीं पर है। और वो देखकर खुश होता है कि हमारी किम जो में कोई तो बात है। और इसके बाद हम वेट लिफ्टिंग टीम को देखते हैं, जहाँ पर इन सभी को अपनी प्रैक्टिस करने के लिए जाना होता है, लेकिन बस काफ़ी छोटी आई हुई थी और यहाँ पर ये लोग भी काफ़ी ज़्यादा थे और इनका वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था। और इसके बाद हमारे कोच दूसरी बस मंगवाते हैं, जिसमें सारे बच्चे आराम से फिट आ जाते हैं। और इस पर हमारी कोच उनसे पूछती है कि बजट कहाँ से आएगा, जहाँ पर हमारी कोच कहते हैं कि बजट हमें बच्चों के खाने में से काटना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें सेफली ले जाना तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एंड हमारी वेट लिफ्टिंग टीम के कोच को हमेशा बजट की दिक्कत रहती है, क्योंकि एक तो हमारे वेट लिफ्टिंग टीम के बच्चे बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके बाद बजट की हमेशा कमी पड़ जाती है। और इसके बाद हम जूनियों को किम्बुकजू के डैड के रेस्टोरेंट पे देखते हैं, जहाँ पर वो यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए आया होता है। और यहाँ पर वो देखता है कि रेस्टोरेंट की सारी दीवार तो हमारी किम्बुकजू के मेडल से भरी पड़ी है। और इसके बाद जब जूनियों बुकजू के डैड को देखता है तो वो उन्हें उस दिन डिलीवरी के खाने के लिए जो पैसे बचे हुए थे, जो कि हमारी बुकजू ने अपनी जेब से दिए थे, वो उन्हें वापस कर देता है। जहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि पैसे तुमने कब उधार किए थे, जहाँ पर हमारा जूनी बोलता है कि कुछ 2-3 हफ्ते पहले। लेकिन हमारे बुकजू के डैड को भी तो कुछ भी याद नहीं था कि भाई इसने कब पैसे दिए थे, लेकिन फिर भी पकड़ा देता है उन्हें सारे पैसे, वो वहाँ से चला जाता है। और बुकजू के डैड इसी सोच में रहते हैं कि भाई इसने पैसे कब उधार किए थे। और इसके बाद जब वेट लिफ्टिंग टीम अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करती है तो भाई उन्हें अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत थी, जो कि उनके कोच ने उन्हें वादा किया था कि वो उन्हें नाइट ट्रीट ज़रूर देंगे। लेकिन बजट की कमी के कारण यहाँ पर कोच उन्हें कोई भी मेंशन नहीं करते कि वो उन्हें रात की ट्रीट देने वाले थे। लेकिन बच्चों को तो खाने की सब कुछ याद रहती है और वो कहते हैं कि कोच, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें रात में अच्छा खाना खिलाओगे। जिसमें पहले तो बच्चों की कोई बात नहीं मानते, लेकिन जब वो देखते हैं कि इन सभी को सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे खाने की ज़रूरत है, जिसके बाद वो अपनी जेब के पैसे देकर इन सभी को खाना खिलाते हैं। और वो ये मेंशन नहीं करते कि ये वो अपने जेब के पैसों से खिला रहे हैं, ना कि बजट से। और इसके बाद हम जूनियों को देखते हैं, जो कि रास्ते में जा रहा था, तभी उसे सीहो दिखती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि सीहो और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर ये दोनों कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं कि मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, और आखिर एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में ऐसी बातें ही होती हैं और उससे ज़्यादा क्या होगा। और इसके बाद हम जूनियों को उसके कज़िन जे के साथ देखते हैं, जहाँ पर जे उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें मॉम की याद आ रही है, जहाँ पर हमारा जूनियों ये बात सुनते ही सैड हो जाता है, क्योंकि उसे सच में अपनी मॉम की बहुत ज़्यादा याद आती है। और जो लेडीज़ हैंडकरचीफ वो यूज़ करता है वो उसकी मॉम की ही है, और वो हैंडकरचीफ उसे हमेशा अपने मॉम की याद दिलाती है, जिसके बाद वो उस हैंडकरचीफ को हमेशा अपने पास ही रखता है। और इसके बाद हम कोच को देखते हैं, जहाँ पर हमारे एक कोच तो ऑफिस में ही सो जाते हैं, जहाँ पर हमारी कोच उनसे कहती हैं कि आप यहाँ पर क्यों सो गए और आपको घर पर जाने की ज़रूरत है। एंड इसके बाद हम बुकजू को देखते हैं, जो कि विशिंग फाउंटेन के पास आती है और यहाँ पर वो विश मांगती है, और तभी वहाँ पर हमारा जूनियर भी आ जाता है, लेकिन इस बार वो उसे टीज़ बिल्कुल भी नहीं करता और वहाँ से आराम से चला जाता है। और इसके बाद हम कोच यून को देखते हैं, जो कि वहाँ पर सभी वेट लिफ्टिंग मेंबर्स को स्नैक्स खाने के लिए देती हैं, जहाँ पर सभी बच्चे उनसे बोलते हैं कि कोच, आज के स्नैक्स थोड़ा डिफरेंट लग रहे हैं और इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं लग रहा। जब हमारी कोच उनसे कहती हैं कि मैं ये दूसरे शॉप से लाई हूँ, तो ज़्यादा बकवास मत करो, जल्दी खा लो। एंड इसके बाद हम जूनियों को देखते हैं, जो कि अभी अभी अब भाई अपना स्विमिंग करके बैठा हुआ था, तभी वही सीनियर उसके पास आते हैं, जो कि हमारे जूनियों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। और वो कहते हैं
और यहाँ पर वो जूनियोंग से कहते हैं कि तुम्हें उस दिन अपने राइवल के प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर बनने का मौका मिला था, लेकिन तुमने उसे माना नहीं। और वो उससे कहती हैं कि अगर तुम उसके प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर बन जाते तो तुम्हें काफ़ी अच्छे पैसे भी मिलते और तुम्हें काफ़ी जगह घूमने को भी मिलता। जहाँ पर हमारा जूनियोंग उनकी बात का रिस्पॉन्स तो नहीं करता है, पर उनके जाने के बाद ही हमारा जूनियोंग के कान में अजीब सी आवाज़ें फिर से गूंजने लगती हैं और उसके बाद वो अपना सिर पकड़ के वहीं पर बैठ जाता है। और यहीं पर उसका रूममेट बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, और तभी हमारा जूनियोंग थोड़ा अच्छा फील करता है। और इसके बाद फिर से हम जूनियोंग और उसकी कज़न जेई को देखते हैं, जहाँ पर वो जूनियोंग से कहते हैं कि तुम्हें किसी थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए जो कि तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल सही रहेगा। जब हमारा जूनियोंग अभी के लिए तो मान जाता है और जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि बारिश होने वाली है। तभी हमारा जूनियोंग अपने कजिन को अम्ब्रेला पकड़ाता है और खुद पानी में वहां से चला जाता है। एंड आफ्टर दैट हम किम बुक जू को देखते हैं, जो कि भाई एक नोटिस को लगा हुआ देखती है कि एक ड्रेसिंग टेबल जो कि गायब हो चुकी है। जब हमारी किम बुक जू से ध्यान से देखती है तो वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेसिंग टेबल की तरह लग रही है। फिर उसे ध्यान आता है कि डैड हो ना हो इसी को उठाकर ले आए हैं घर पर। और इसके बाद वो घर पहुंचती है, अपने डैड पर गुस्सा होती है कि आप ऐसे ही कोई भी चीज़ कैसे उठा ला सकते हैं। जहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे लगा कि कोई इसे रोड पर सच में डरा छोड़ के आए, इसलिए मैं इसे उठा लाया। और हमारी बुकजू कहती है कि मुझे लगता है कि आप एक दिन मुझे पागल जरूर कर देंगे। उसके बाद हमारी बुकजू उसे ले जाने लगती है। तभी बारिश में हमारा जेई अम्ब्रेला लेकर आ जाता है, उसे अम्ब्रेला के नीचे छुपा लेता है। और हमारी जेई को देखकर कि वो कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड है कि वो उसके लिए अम्ब्रेला लेकर खड़ा है, तो हमारी किम बुक जू की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलने लगती हैं। और तभी वो वहीं पर खड़े खड़े उसकी खूबियाँ भी ढूंढने लगती है कि इसकी नाइस वॉइस भी है, कितना अच्छा भी है। और तभी वहीं से एक कार पास होने लगती है और उसका पानी हमारे बुकजू के ऊपर गिरने वाला था। तभी जेई सामने आ जाता है और वो हमारी बुकजू को बचा लेता है। और इसके बाद वो बुकजू के लिए उस ड्रेसिंग टेबल को खुद कैरी करके लाते हैं और उसे अपनी जगह पर रख देते हैं। और हमारी बुकजू ने थैंक यू बोलती है, जिसके बाद जेई उसे अम्ब्रेला पकड़ा कर वहाँ से पानी में फेंकते हुए चले जाते हैं। और जेई ने सबसे फर्स्ट टाइम उसे लेडी के घर पुकारा था और ऐसा फर्स्ट टाइम था कि उसे किसी ने लेडी बोला था। और इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो कहती है कि वाह कितना अच्छा बंदा है जो कि मुझसे इतने अच्छे से पेश आया। और इसके बाद उसे कॉल आता है कि भाई उसके सारे टीम मेंबर्स हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है। और इसके बाद वो हॉस्पिटल में जाती है, वो देखती है कि जिन्होंने भी वो स्नैक्स खाया था वो उन सभी को फूड पॉइजनिंग हो गई है और वो सारे के सारे हॉस्पिटल में हैं। और यहाँ पर बुक्स जो अपने प्रोफेसर के पैरों की तरफ देखती है तो वो देखती है कि हमारे प्रोफेसर ने तो भाई अपनी चप्पलें कहीं गायब कर दी हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा टेंस थे बच्चों को लेकर कि उन्हें ये होश नहीं रहा कि भाई उन्होंने ढंग से चप्पलें भी नहीं पहनी हुई हैं। और इसके बाद हम कोच यून को देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंस थी और वो कह रही थी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ही वो स्नैक्स बनाया था घर पर और मैंने उसमें कुछ एक्सपायर इंग्रेडिएंट्स मिला दिए थे और मुझे नहीं लगा था कि वो कोई हार्म करेगा, लेकिन ये सारी मेरी गलती है एंड मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद बुकजू अपने सारे टीम मेंबर्स को इकट्ठा करके जिम में लाती है और वो अपने दोनों कोच से प्रॉमिस करते हैं कि वो सिर्फ 3 दिनों में ही स्नैक्स खाएंगे, क्योंकि बजट वैसे भी कम आता है और अगर उन्हें भूख लगेगी तो वो अपने पैसों से कुछ भी खा लेंगे, क्योंकि बजट का ख्याल तो रखना ही है। और वो प्रोफेसर से भी कहते हैं कि आप अपने जेब के पैसों से हमें स्नैक्स मत दिलाया करिए, क्योंकि वो आपके पैसे हैं तो वो आप अपने लिए यूज़ करिए। और यहाँ पर वो कोच यून को भी माफ़ कर देते हैं कि उन्होंने एक्सपायर इंग्रेडिएंट्स मिलाए थे, क्योंकि बस उन्हें तो बच्चों का पेट भरना था। और ये सुनकर हमारी कोच को सच में रोना आ जाता है कि ये बच्चे कितने अच्छे हैं और सारी प्रॉब्लम्स भी समझ गए हैं। और इसके बाद हम बुकजू को देखते हैं, जो कि भाई जे ने जो अम्ब्रेला दिया था वो उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो सारी बातें याद करती है कि उसने उसकी कितनी ज़्यादा मदद की। और इसके बाद हम फिर से सुबह बुकजू को देखते हैं, जहाँ पर उसे फ़ोन आया होता है कि उसके डैड काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। जिसके बाद वो भागकर अपने घर जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कि उसके डैड ने नई ड्रेसिंग टेबल खरीदी है उसके लिए, और ये इस बार वो कहीं स्ट्रीट से उठाकर नहीं लाए हैं बल्कि उन्होंने सच में खरीदी है। और इसके बाद हमारी बुकजू अपने डैड पर गुस्सा करती है कि आपने मुझे ये न्यू ड्रेसिंग टेबल दिखाने के लिए इतना ज़्यादा डरा दिया था। और वो ड्रेसिंग टेबल को अच्छे से देखने लगती है, वो कहती है कि ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसके बाद हमारी बुकजू वापस जा रही होती है, तभी वो रास्ते में जेई को देखती है और उसके बाद वो उसका पीछा करती है कि आखिर ये कहाँ पर जा रहे हैं। और वो उनका पीछा करती जाती है, तब उसे पता चलता है कि हमारे जेई तो एक डॉक्टर हैं और वो सोचती है कि तभी ये इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड हैं क्योंकि ये डॉक्टर हैं। और वो खुद में ही बातें करने लगती है कि मुझे कुछ ज़्यादा ही नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो डॉक्टर हैं तो वो तो सभी से अच्छे से ही पेश आएंगे। और उसके बाद वो जेई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेती है
और जेई भी उसे देखकर तुरंत ही पहचान जाते हैं कि उन्होंने उस दिन बोगजू की मदद की थी। और इसी के साथ ये सीन यहीं पे फ्रीज हो जाता है और इसके साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर।